हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें मोमयोंग को दिखाते हैं जिसे सारे ख्याल आ रहे होते हैं कि जिसकी वजह से मैकमोन की मौत हुई थी और फिर इन्हीं बातों की वजह से उसे होश आ जाता है। मोमयोंग उठकर बैठता है और अपने इर्द गिर्द अपनी जगह को देखता है। फिर मोमयोंग बाहर आता है तो आंची उसे देखते हैं और कहते हैं कि तुम उठ गए और तुम फिक्र मत करो, ये मेरा घर है, पिछले 5 दिन से तुम्हारा इलाज चल रहा था। तो मोमयोंग कहता है कि मैकमोन कहाँ है। तो आंजी कहते हैं कि सियोनयू। मैकमोन का असली नाम सियोनयू होता है। तो वो कहते हैं कि उसे मैंने दफना दिया है। तो मोमयोंग कहता है कि आपने उसे बचाया क्यों नहीं, आप तो एक वैद्य है ना, तो फिर आपने उसे क्यों नहीं बचाया। फिर आंजी को कॉलर से पकड़ता है और कहता है कि अगर आप लोग मैकमोन को लावारिस ना छोड़ते तो वो कभी भी मेरे साथ ना होता और ना ही उसके साथ ये सब कुछ होता और ना ही उसकी जान जाती। और फिर चिल्लाते हुए कहता है कि आपने कुछ किया क्यों नहीं, आपने उसे बचाया क्यों नहीं, उसे आखिर मरने क्यों दिया। आंजी कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो मोमयोंग कहता है कि वो आपको कितना याद किया करता था, आपसे मिलने के लिए वो कितना तड़पा करता था। तो आंजी कहते हैं कि बहुत ढूंढा उसे मैंने उसे सिला में हजारों लाखों बार ढूंढा और ये सब मेरी गलती है। जब उसे लेकर जा रहे थे तो मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मुझमें हिम्मत नहीं थी, बहुत ज्यादा कमजोर था मैं। तो मोमयोंग रोने लगता है। फिर मोमयोंग घर के अंदर बैठा होता है। आंजी वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि तुम आखिर ऐसे कैसे रहोगे, तुम बार बार बेहोश हो जाते हो। तो मोमयोंग कहता है कि मैं जीऊं या मरूं आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। आंजी मोमयोंग को कपड़े देते हैं और कहते हैं कि मैकमोन के मिल जाने पर ये कपड़े मैंने उसके लिए रखे थे और अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो ये कपड़े रख लो, ये तुम्हारी मदद करेंगे, इससे तुम्हें बाहर निकलने में आसानी होगी। कपड़े वहाँ पर रखकर आंजी जाने लगते हैं। तो मोमयोंग कहता है कि हम गुलाम हैं और हम गुलामों को क्या तरफ तरफ कर मरना चाहिए। इस राजमहल में किसी भी गुलाम को मारना गुनाह समझा ही नहीं जाता है और क्या किसी भी गुलाम का शहर के उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करना इतना बड़ा गुनाह है। आखिरकार हमारी जिंदगी की कोई भी कीमत क्यों नहीं है। तो आंजी कहते हैं क्योंकि यही सिला का शर्मनाक कानून है और सभी इस कानून को मानते हैं। ये सब इतना आसान नहीं है बेटे। तो मोमयोंग कहता है कि क्या आसान नहीं है, मैंने उस आदमी को देखा है जिसने मैकमोन को मारा था और मैं मैकमोन की मौत का बदला लूंगा, मैं उन सबसे बदला लेकर रहूंगा। और फिर यूं ही मोमयोंग बैठा रहता है और रात से दिन हो जाता है। आरो मोमयोंग को ऐसे देखती है तो उसके लिए खाना लेकर आती है, दरवाजे पर ही खड़ी होती है और उसे कहती है कि मैं वेद आंजी की बेटी हूँ। और ये सुनते ही मोमयोंग का गुस्सा खत्म हो जाता है। फिर आरो अंदर आ जाती है और कहती है कि मैं अंदर इसलिए आई क्योंकि तुमने खाना नहीं खाया है। देखो मैं ये तो नहीं जानती कि तुम्हें कितनी चोट लगी है, लेकिन जितनी भी चोट हो सेहतमंद होने के लिए खाना तो जरूरी है। फिर मोमयोंग को याद आता है जब मैकमोन उसे बता रहा होता है कि तुम्हें पता है मेरी बहन कैसी दिखती है, उसकी गाल बहुत ज्यादा गुलाबी हैं, बिल्कुल टमाटर की तरह, और उसकी आंखें छोटी छोटी सी हैं, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल मेरी तरह। वो बहुत ही ज्यादा दयालु और कोलीन है मेरी बहन। तो मोमयोंग लेट जाता है और कहता है कि इसकी बहन के किस्से तो खत्म ही नहीं होने वाले। मैकमोन कहता है कि मेरी ख्वाहिश है मैं उसे पीठ पर बिठाऊं, उसे बहुत ज्यादा खुश रखूं, लेकिन चलो ठीक है अब मैं वापस जाऊंगा और तुम बहन से शादी कर लेना। तो मोमयोंग बैठता है और कहता है कि तुमने क्या कहा। तो मैकमोन कहता है कि सही तो कहा है, तुम चिल्ला क्यों रहे हो। तो मोमयोंग कहता है कि तुमने अभी तो कहा कि तुम्हारी बहन तुम्हारी तरह दिखती है, एकदम पागल हो, हमेशा बस अपने ही बारे में सोचते रहते हो। तो मैकमोन कहता है कि क्या मतलब, यानी तुम कह रहे हो कि मेरी बहन बदसूरत है। मेरी बहन की इंसल्ट की तुमने। और फिर जोर से मोमयोंग को काटता है। मोमयोंग मैकमोन को पीछे करता है और कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तो मैकमोन कहता है कि अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर आरो मोमयोंग से कहती है कि तुम इसे पी लो, इससे तुम्हारा सर दर्द भी चला जाएगा और बुखार भी खत्म हो जाएगा, ये एक खास तरह की चाय है। मोमयोंग कोई भी जवाब नहीं देता। तो आरो कहती है कि मैं इसे यहीं पर रख देती हूँ, तुम इसे बाद में पी लेना। आरो जाने लगती है तो मोमयोंग कहता है कि सही कहा था, काफी दयालु हो तुम। तो आरो कहती है कि तुमने क्या कहा। तो मोमयोंग कहता है कि कुछ नहीं, शुक्रिया तुम्हारा। तो आरो कहती है कि ठीक है तुम खाना खा लेना, अब जीने के लिए खाना तो पड़ेगा ही ना, और वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर आरो कहती है कि बहुत अच्छे, उसकी इच्छा है वो खाए या फिर ना खाए। फिर कहती है कि लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो खा ले, उसका चेहरा तो मैंने नहीं देखा लेकिन वो बहुत ज्यादा दुखी लग रहा था। फिर मोमयोंग खाने को देखता है और कहता है कि क्या फिर अब मुझे जीना पड़ेगा। फिर मोमयोंग मैकमोन की कब्र के पास आता है और कहता है कि तुम चले क्यों गए, मुझे ऐसे छोड़ के तुम क्यों चले गए और तुम
तुम देखना, मैं उन हथियारों को नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने तुम्हें मार डाला है। मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा। फिर योंगसिल को दिखाते हैं जिसे ये खबर मिलती है कि वॉरियर जू किसी को ढूंढ रहे हैं। तो स्कारमैन कहता है कि जी हाँ, वो लोग अपना भेष बदल कर रियासत में खुलेआम घूम रहे थे। तो वी होंग कहते हैं कि वॉरियर जू क्वीन जीसू की हिफाजत करने के बजाय खुलेआम रियासत में किसी को ढूंढ रहे हैं। दाल में जरूर कुछ काला है। तो स्कारमैन कहता है कि मैंने उन गुलामों को देखा है, आप बस मुझे इजाजत दें। योंगसिल कहता है कि जरूर वो आदमी कुछ ऐसा जानता है जो रानी नहीं चाहती कि हमें पता चले। आखिर कौन है ये लोग? तुम जाओ और उन्हें मेरे सामने लेकर आओ, वो भी अभी के अभी। फिर हमें मोमयोंग के पिता को दिखाते हैं। उनसे आदमी कहता है कि उन लोगों की अभी तक कोई खबर नहीं मिली है, क्या तुम्हें परेशानी नहीं हो रही? तो वो कहते हैं कि वो दोनों मुझसे भागे हैं, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है वो दोनों जिए या फिर मरे। और फिर जैसे ही वो काम करते हुए ऊपर देखते हैं तो उनके सामने मोमयोंग होता है। फिर मोमयोंग अपने पिता को बताता है कि मैकमून अब नहीं रहा और इसमें सारी मेरी गलती है, कोई भी इसको नहीं बदल सकता। तो मोमयोंग के पिता कहते हैं कि किस्मत का लिखा हुआ कोई भी टाल नहीं सकता, तो तुम्हें अपने आप को कोसना बंद करना होगा। तो मोमयोंग कहता है कि मैकमून की जान लेने वाले हथियारों को मैं जानता हूँ और अब मैं उसकी मौत का बदला लेकर रहूंगा। तो वॉरियर कहते हैं कि क्या तुम बदले की आग के पीछे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? तुम यहाँ पर आओ और मेरे साथ रहो। तो मोमयोंग कहता है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कैसा हूँ। फिर मोमयोंग जाने लगता है, रुकता है और अपने डैड से कहता है कि आप अंदर जाइए और मेरे जाने के गम में आप ज्यादा रोना भी मत और खाना भी टाइम से खा लेना और ये हथियार बनाने का काम छोड़ देना, वरना आपकी पीठ दर्द करने लगेगी और अगर मैं जिंदा रहा तो आपके पास लौटकर जरूर आऊंगा। फिर मोमयोंग जाने लगता है तो उसके डैड कहते हैं कि जाओ बेटा और अपना ख्याल रखना। फिर क्वीन जूसू के पास होरांग मास्टर आते हैं और वो कहते हैं कि आपके इस फैसले के खिलाफ सभी मंत्री जाएंगे। तो क्वीन जीसू कहती हैं कि अगर मंत्रियों के खिलाफ होने से मैं डरती तो आपको ये बात कभी भी नहीं कहती। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि फिर आप मुझे सभी चीजों की जिम्मेदारी दे दें। क्वीन जीसू कहती है कि मैंने तो ये बात पहले ही तय कर ली थी जब मैं आपसे मिलने के लिए आई थी। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि फिर आप कब इस बारे में सबको बताने वाली हैं? क्वीन जीसू कहती हैं कि जब मैंने इस बात का फैसला ले ही लिया है तो मैं जल्द ही इसके बारे में ऐलान भी कर दूंगी। फिर होरांग मास्टर एक पेपर पे होरांग लिखते हैं और कहते हैं कि ये ऐसे लोग होंगे जो चाहे किसी भी वंश के हों लेकिन अपने राज्य के लिए बहुत ज्यादा वफादार होंगे। इनको सारी रियासत से प्यार और मोहब्बत मिलेगा और अब होरांग के साथ मिलकर मैं सिला का नया फ्यूचर बनाऊंगा। क्वीन जीसू कहती है कि इन्हीं होरांग के साथ मैं सिला को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाऊंगी। और फिर सबके सामने ऐलान भी कर दिया जाता है कि सभी मंत्रियों के बेटों को होरांग बनना होगा। बैंड्रियो कहता है कि यानी महारानी को अब पालतू कुत्ते चाहिए। सूहो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इससे मसला होगा, तो फिर बताओ क्या तुम जाओगे? तो बैंड्रियो कहता है कि क्यों, तुम जाओ ना और जाकर उनके सामने दुम हिलाते रहो। तो सूहो कहता है कि दुम हिलाने की आदत तो तुम्हारी है ना, अपने सौतेले पिता के सामने तुम यही तो करते हो। तो बैंड्रियो कहता है कि वो क्या है ना कि आजकल हम दोनों जरा दूर ही रहते हैं। तो सूहो कहता है कि अच्छा तो ऐसा है, तो फिर जाओ ना। फिर सभी मंत्रियों को दिखाते हैं जो ये बातें कर रहे होते हैं कि अगर हम अपने बच्चों को होरांग बना देंगे तो फिर तो हम उनके गुलाम बन जाएंगे। योंगसिल कहते हैं कि वो सिला के फ्यूचर के लिए ही हमारे बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहती है ना, तो फिर बच्चों को ना बेचने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। लेकिन फिर भी हम उन्हें ऐसे मुफ्त में तो वहाँ पर नहीं भेजेंगे ना। फिर हम देखते हैं कि योंगसिल क्वीन जीसू के पास होते हैं और कहते हैं कि हमें ऐसा करने के लिए अपने महाराज की इजाजत चाहिए। अब हम अपने बच्चों को आपके पास भेज तो रहे हैं तो हमें आपकी बात का यकीन भी तो होना चाहिए ना। और वैसे भी सिला का फ्यूचर तो हमारे महाराज ही है ना, तो इस काम के लिए महाराज की इजाजत लेना भी जरूरी है। और फिर इसी के बाद तो हमें यकीन होगा और अपनी सेफ्टी का हमें एहसास होगा। क्वीन जीसू कहने लगती हैं कि ये कितना होशियार है, मैकजॉन को होरांग से दूर रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। योंगसिल कहता है कि मंत्री होने से पहले मैं एक बाप हूँ महारानी जी, तो आप हमारी फीलिंग्स को समझिए कि हमें कैसा लग रहा होगा। मैकजॉन भी इस ऐलान के बारे में पढ़ लेता है और कहता है कि सिला के फ्यूचर के लिए ये होरांग बनाना चाहती है, ये सब कुछ बस अपने मजे के लिए कर रही है। फिर हमें आरो को दिखाते हैं जो पीजू के पास आती है और उसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि फिलहाल के लिए आप इतने रख लो। तो पीजू कहते हैं कि लगता है तुम अपना कर्जा अदा करने के लिए आई हो। और फिर पीजू गलती से आरो को बता देते हैं कि वैसे हमने एक नया काम शुरू किया है। और फिर बोलने के बाद वो चुप कर जाते हैं कि ये मैंने इसे क्यों बता दिया। आरो बार बार पीजू से पूछने लगती है कि आपने क्या नया काम शुरू किया है। पीजू आरो को कुछ भी नहीं बता रहे होते। तो आरो कहती है कि क्या आप सच में मुझे इस बारे में नहीं बताना चाहते?
चाहते। तो पीजू कहते हैं कि ठीक है, लेकिन इस काम के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा, तुम्हें ताकत से काम लेना होगा, तुम्हें भागना भी पड़ेगा और कई बार झुकना भी पड़ेगा। तो आरो कहती है कि आप मेरी फिक्र ना करें, मुझ में ये सब खासियत है, आप मुझे बताओ कि काम क्या है। फिर पीजू को दिखाते हैं जो होरांग मास्टर के पास जाते हैं। होरांग मास्टर कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो काम बताया था, तुमने उसके लिए किसी को हायर किया भी है या फिर नहीं। पीजू कहते हैं कि अरे तुम्हें मुझ पर यकीन है भी या नहीं, तुम फिक्र करना बंद कर दो। और तो और तुमने मुझे जो काम बताया था उसके लिए मैंने एक को तो हायर भी कर लिया है। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि बस एक को? लगता है कि तुम्हारी यहाँ पर कोई जान पहचान नहीं है, मुझे तो लगा था कि तुम बहुत काम की शख्सियत हो, लेकिन तुम तो एक आम आदमी हो। तो पीजू कहते हैं कि क्या इससे ज्यादा जरूरी ये नहीं कि मैं एक बहुत ही होशियार इंसान हूँ, अपने काम को अच्छे तरीके से करता हूँ बिना किसी को पता चले। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं इस काम का सारे शहर में ढोल पीटता रहूं ताकि सबको पता चल जाए? ये कहकर पीजू वहाँ से चले जाते हैं। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि पता नहीं इसने इस काम के लिए किसको हायर किया है, वो यकीन के काबिल होगा भी या नहीं। फिर आरो को दिखाते हैं जिसका काम होता है सारे सिला में घूम के खूबसूरत और अच्छे लड़कों की लिस्ट बनाना। आरो अपनी लिस्ट में डैंसी, सोहो और हानसांग को ऐड करती है और हानसांग यहाँ पर कोरियन बैंड BTS का मेंबर होता है। और फिर यूं ही आरो बैठे बैठे मोमयोंग के बारे में सोच रही होती है और मोमयोंग की कैब भी ड्रॉ कर देती है। आरो देखती है तो कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इस काम के लिए बिल्कुल नहीं है। फिर मोमयोंग को दिखाते हैं जो पीजू के पास आता है। पीजू उसे देखता है तो कहता है कि तुम तो वही हो ना, वो हार वाला। मैंने ही मास्टर हान जी को तुम्हारे बारे में बताया था, तो तुम्हें अपने दोस्त के पिताजी से मिलकर कैसा लगा? ये सब कुछ मैंने ही किया है, तो तुम्हें शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। फिर जब वो मोमयोंग का ऐसा कोल्ड सा रिएक्शन देखते हैं तो कहते हैं कि चलो छोड़ो इस बात को, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो मोमयोंग कहता है कि मुझे एक अच्छी तलवार चाहिए। फिर आरो सोच रही होती है कि मैंने हर जगह ढूंढ लिया है, तो मुझे नौजवान कहाँ मिलेंगे? क्या ओक्टा में? तो ओक्टा में उसे मैकजॉन याद आता है तो कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ तो बिल्कुल नहीं। और फिर कहती है कि ठीक है, मुझे उस जगह जाना चाहिए जहाँ पर सारे हथियार बनते हों। फिर हमें वॉरियर पा को दिखाते हैं जो हाफते हुए आ रहे होते हैं। मैकजॉन के पास आते हैं और कहते हैं कि मैंने कभी भी इस तरह से किसी का पीछा नहीं किया, चूहे की तरह बस मुझे यहाँ से वहाँ करती रहती है। तो मैकजॉन कहता है कि हाँ हाँ, मैं वो सब कुछ जानता हूँ। और वो आरो की बात कर रहे होते हैं। हमें मोमयोंग को दिखाते हैं, वो भी उसी जगह के बाहर खड़ा होता है। जैसे ही मैकजॉन वहाँ से बाहर आता है तो मोमयोंग के पास से गुजरता है और मोमयोंग उसके हाथ में वो ब्रेसलेट देख लेता है। तो मोमयोंग को याद आता है कि ये तो वही इंसान है, तो वो मैकजॉन को ढूंढने लगता है। तो मोमयोंग मैकजॉन का पीछा करने लगता है और मैकजॉन आरो के पीछे आ रहा होता है। आरो बहुत ही तेजी से चल रही होती है तो मैकजॉन कहता है कि बाहो ठीक था, तुम बहुत तेज हो। और फिर यूं ही ये तीनों एक दूसरे के पीछे आ रहे होते हैं। मैकजॉन को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो वो अपना मुंह छुपा लेता है। और फिर यूं ही आरो उस जगह पहुंच जाती है जहाँ पर सभी हथियार बनते हैं। आरो अंदर चली जाती है और मैकजॉन भी दूसरी साइड से होता हुआ अंदर जाता है। मोमयोंग भी उसे देख लेता है। आरो यूं ही अंदर आकर चीजें देख रही होती है और आवाज लगा रही होती है कि क्या यहाँ पर कोई है। फिर आरो को मैकजॉन पकड़ लेता है, उसके मुंह पे हाथ रखता है और कहता है कि बोलना मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अगर तुमने जरा सी भी आवाज की तो बाहर जो आदमी है वो तुम्हें मार देगा। मोमयोंग भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि बाहर आओ। मैकजॉन कहता है कि कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मोमयोंग कहता है कि चुपना तुम्हारी फितरत है और चेहरा दिखाने से डरते हो क्या? मैकजॉन आरो से कहता है कि जल्दी से यहाँ से बाहर चली जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। मैकजॉन आरो के पास से चला जाता है। आरो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही होती है और कहती है कि बाहर कहाँ से निकलना है मुझे? मैकजॉन कहता है कि मैंने तुमसे पूछा है कि तुम कौन हो? तो मोमयोंग कहता है कि मैं वही हूँ जिसका तुम्हें कर्ज चुकाना है। मैकजॉन कहता है कि मुझ पर किसी का कर्ज नहीं है, समझ आई तुम्हें? मोमयोंग कहता है कि मेरे दोस्त की मौत तुम्हारी तलवार से हुई थी, कुछ याद आया तुम्हें? तो मैकजॉन को याद आता है जब वॉरियर लू उन्हें मार रहा था तो मैकजॉन ने आकर ही उसे रोका था। मैकजॉन कहता है कि तो फिर तुम जिंदा हो? तो मोमयोंग गुस्से से चिल्लाता है कि छुपे क्यों हो, बाहर आओ, अपना चेहरा दिखाओ, ऐसे कायरों की तरह छुप क्यों रहे हो? और फिर यूं ही मोमयोंग आगे बढ़ता है और वहाँ पर लगे हुए ढेरों दरवाजों को खोलता है, लेकिन उसे मैकजॉन वहाँ पर नहीं मिलता। तो मोमयोंग एक दरवाजे को गिरा देता है जिसकी वजह से उस लाइन में लगे हुए सारे दरवाजे गिर जाते हैं। मैकजॉन भी अपनी जगह बदल लेता है और कहता है कि कभी कभी कुछ दरवाजों को ना खोलना ही बेहतर होता है और अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह है तो उन दरवाजों पर दस्तक देना छोड़ दो। मोमयोंग कहता है कि कुछ रास्तों में जाने से पहले उनका अंजाम क्या होगा ये तुम सोचना शुरू कर दो। तुमने उस रात जो किया है वो किसी
जुर्म से कम नहीं है और मैं तुम्हें उसकी सजा देकर रहूंगा, समझे तुम? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो मैकजोन अपनी तलवार आगे करता हुआ उसे कहता है कि अगर तुम अभी यहाँ से चले गए तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तो मोमयोंग कहता है कि उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी जान बख्शूंगा नहीं। और फिर यूं ही मोमयोंग अपनी तलवार लिए आगे बढ़ता है और उसकी तलवार के सामने आरो आ जाती है और फिर यहीं पर एपिसोड कंप्लीट हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।